अभी क्वेश्चन नंबर 22 से रिस्टार्ट करें, ठीक है? तो इससे पहले वाली वीडियो में आप रिमूव कर देना। लेट्स स्टार्ट। Okay, question number 22. Consider the following statement. Sound moves at much faster speed in ocean water than in air. Distance that sound waves travel in the ocean is independent of ocean temperature and pressure. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हम पढ़ लेते पहले। तो आपको पता होगा कि साउंड के मूवमेंट के लिए दो तीन फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट इज टेम्परेचर, सेकंड इज कॉम्पोजिशन। ये सबसे प्राइमरी फैक्टर्स है, इनके बेसिस पे आपकी साउंड की स्पीड वेरी करती है। तो जैसे आप ओशन की बात करें तो नेचुरली वो कॉम्पोजिशन उसका बेटर है क्योंकि वो लिक्विड है, प्लस उसमें सॉल्ट है तो उसकी डेंसिटी और बढ़ जाती है। इसके अलावा एक और फैक्टर इज, जैसे आप नीचे जाते जाते हैं तो ओशन के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है पानी का ही, तो इस वजह से जो पार्टिकल्स है और ज्यादा डेंसली पैक होते जाते हैं, जिसकी वजह से डेंसिटी बढ़ जाती है और उसके कारण पानी के अंदर जो स्पीड होती है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। तो फर्स्ट शुड बी करेक्ट। Distance that sound waves travel in the ocean is independent of ocean temperature and pressure. तो देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ओके, तो डिस्टेंस जो है स्पीड के ऊपर डिपेंडेंट है। अब आपको पता है कि स्पीड जो है हमारी टेम्परेचर, कॉम्पोजिशन एंड प्रेशर, इन तीनों के ऊपर वेरी करती है। तो इसके बेसिस पे आप अज्यूम कर सकते हैं कि ये गलत होगा, क्योंकि इट इज नॉट इंडिपेंडेंट। कि टेम्परेचर, कॉम्पोजिशन और प्रेशर के ऊपर अच्छा खासा डिपेंडेंट है। So which of the following is correct? Only one. See, the answer is A. It is due to the higher density of water. Better interconnectivity between molecules for the transfer movement of sound waves. When the sound waves reach bottom, what is known as thermocline, the speed of sound reaches its minimum. अब ये भी हाँ एक अच्छा फैक्टर यहाँ पे डिस्कस किया गया है। इसको अगर हम सेक्शनल व्यू मान लेते हैं आपके ओशन का, ठीक है, तो ये आपकी टॉप लेयर होगी। तो यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ करते हैं जिसके नीचे यहाँ तक तो आपका टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, बट इसके नीचे आपका टेम्परेचर स्टेबल रहता है, बट वो बहुत ज्यादा ठंडा होता है, यानी बहुत ही कोल्ड टेम्परेचर होता है, जिसके कारण जैसे हमें पता है टेम्परेचर के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है हमारा स्पीड ऑफ साउंड। इस वजह से यहाँ लिखा गया है आफ्टर थर्मोक्लाइन द स्पीड ऑफ साउंड रीचेज इट्स मिनिमम, यानी पार तो हो जाएगा बट बहुत ही ज्यादा स्लो होगा। Consider the following statements. Blue light can travel longer distance without appreciable loss by scattering than any other color. यानी जैसा हमारा स्काई ब्लू है ना, तो ब्लू इस वजह से क्योंकि जब अर्थ की एटमॉस्फेयर में जब आपकी लाइट एंटर होती है तो वो धीरे धीरे स्कैटर होना शुरू हो जाती है। तो सबसे इजीली जो है ब्लू लाइट स्कैटर होती है, इस वजह से हमें लाइट, हमें स्काई ब्लू दिखाई देता है। द ब्लू लाइट हैज हाईएस्ट वेवलेंथ इन विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। इसके ये यहाँ पे असर्शन और रीजन की बात हो रही है, यानी ये एक हमें स्टेटमेंट दिया है और उस स्टेटमेंट के पीछे का ये रीजन है। तो हमें बताने पहले तो ये पता करना है कि असर्शन ये एक्चुअली में सही है या नहीं है, और अगर सही है तो क्या आर जो है रीजन वो इसका एक्चुअली में रीजन है या एक इंडिपेंडेंट सोर्स है या स्टेटमेंट है। ब्लू लाइट हैज हाईएस्ट वेवलेंथ इन विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, तो इन इसके कंटेक्स्ट में कौन सा ठीक होगा? तो आंसर इज डी। क्यों? क्योंकि जो ब्लू लाइट होती है इट डज नॉट ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस। पॉइंट इज हमारा स्काई इसीलिए ब्लू है क्योंकि वो सबसे ज्यादा इजीली स्कैटर हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई कर लेते हैं और हमारे स्काई को ब्लू कर देता है। तो इट डज नॉट ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस, एक्चुअली इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस गोअर। और रीजन इसके पीछे ये भी गलत है। अभी आपने कभी नोटिस करा होगा कि डेंजर का साइन या फिर स्टॉप साइन जो होता है आपका, वो हमेशा रेड कलर का होता है। इसके पीछे का लॉजिक ही होता है कि इसकी जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज्यादा होती है। तो फॉग हो गया या फिर स्मोक हो गया या कोई इमरजेंसीज हो गई, तो उस
उसके अंदर हम रेड कलर ज्यादा इजीली परसेप्शन में आ जाते हैं एज कम्पेयर टू ब्लू कलर, क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज्यादा होती है. So let's see. So the option should be D. Both are incorrect. Question number 24. Electric instrument and meters can be influenced by stray magnetic field, which can cause error in their readings. यानी जो भी आपके मीटर्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, अगर कहीं से उनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी जाए तो उनकी रीडिंग्स गलत की जा सकती है. They can be shielded from such magnetic fields by surrounding them with. यानी जो ये स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड यानी अनवांटेड जो मैग्नेटिक फील्ड है, इनसे इन इक्विपमेंट को कैसे बचाया जा सकता है? सो द आंसर शुड बी बी, सॉफ्ट आयरन शील्ड. देयर इज नो नोन इंसुलेटर फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स. मैग्नेटिक फ्लक्स यानी ये जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है रैंडमली, इसका कोई शील्ड या इंसुलेटर एग्जिस्ट नहीं करता है सच. तो कोई मैग्नेटिक मटेरियल है जैसे सॉफ्ट आयरन ही हो गया, जब इसको उसके अराउंड अपने इक्विपमेंट के अराउंड प्लेस करते हैं तो ये जो स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड है ये इसको एब्जॉर्ब कर लेती है और इसको शील्ड कर देती है हमारे इक्विपमेंट को. जैसे कोई मैग्नेटिक फील्ड आ रही है तो ये हाईली मैग्नेटिक हाईली फेरोमैग्नेटिक कंटेंट होता है सॉफ्ट आयरन का. तो ये इजीली जो मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे हम जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो हमारे इक्विपमेंट तक नहीं पहुंच पाता. Question 25. The apparent flattening of sun's disk at sunrise and sunset is due to. यानी जब हम देखते हैं सनराइज या सनसेट के टाइम, तो जो सन है वो एकदम एक डिस्क की तरह हमें शो करने लग जाते हैं. इसके पीछे का रीजन क्या है? तो द आंसर इज बी, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. जैसा आपको पता ही है, ये हमारा एटमॉस्फेयर हो गया अर्थ के अराउंड. यहाँ पे सपोज सन है, इसकी रेज आ रही है, तो यहाँ पे जो लाइट है यहाँ पे मुड़ जाती है एक पर्टिकुलर एंगल पे. इसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं. The temperature and pressure gradient in atmosphere causes bending of light rays. This is atmospheric refraction, जैसा अभी हमने पीछे देखा. The light rays from low sun or moon will refract more closer to the horizon. यानी सपोज ये अर्थ है, ये आपका एटमॉस्फेयर है. अभी जब दिन ढल रहा है तो आपका सन कुछ इस पोजीशन में होगा, तो जो लाइट है उसको ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है एज कम्पेयर टू अगर दूसरी जगह होता उसके अगेंस्ट. Okay. So light rays from the low sun or moon will refract more closer to horizon. This is why the setting or rising sun appears to be flattened. क्योंकि यहाँ पे भी रिफ्रैक्ट हो रहा है, ये ऐसे जा रहा है, यहाँ से जो कंटेंट आ रहा है ये भी ऐसे जा रहा है, तो इस वजह से ये एक चपटा आकार जैसा दिखने लग जाता है. The light rays from the lower part of the sun refracts more than the rays emerging from the top. The vertical angle over which you see the sun is decreased. यही जो हमने अभी डिस्कस करा, सिमिलरली उसी तरीके की बात की जा रही है. क्वेश्चन नंबर 26. What are the properties of X-rays? X-rays have much longer wavelength than visible light. X-ray photons carry enough energy to ionize atoms and disrupt molecular bonds. And third is X-ray do not interact with matter at all. ये दोनों तो एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए. या तो आयनाइज कर सकता है या फिर वो बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं कर सकता. तो जिसके अंदर ये दोनों एक साथ हैं वो तो पक्का से गलत होगा. ओके, अब देख लेते हैं आंसर क्या होगा हमारा. आंसर शुड बी बी. स्टेटमेंट 1 समझ लेते हैं. दे आर शॉर्टर वेवलेंथ एंड हायर फ्रीक्वेंसी. जैसा आपका ये विजिबल सॉरी, ये अगर आपका लाइट स्पेक्ट्रम है, या आपका रेडियो वेव्स है या माइक्रोवेव्स है, और यहाँ पे विजिबल लाइट आ जाती है, यहाँ पे आपकी यूवी आ गई, यहाँ पे आपकी इंफ्रारेड आ गई, ये विजिबल लाइट है. तो जो आपकी एक्सरेज होती है वो शॉर्टर वेवलेंथ, यानी ये शॉर्टर वेवलेंथ रेडियो वेव्स की साइड रह जाएगा, एंड हायर फ्रीक्वेंसीज. This makes it possible to probe structures much smaller that can be used that can be seen through normal microscope. This property of X-rays microscopy to acquire high resolution images. Statement 2 अब देख लेते हैं. B. This makes it a type of ionizing radiation and therefore harmful to living tissues. कभी भी आपने अगर एक्सरे करवाने गए तो आपने नोटिस किया होगा डॉक्टर एक शील्ड के पीछे चले जाते हैं
क्योंकि उन्हें कंसिस्टेंटली एक्सरेज के साथ काम करना होता है। तो ये एक दो बार में तो आपको परेशान नहीं करेगी आयोनाइजिंग रेडिएशन, बट अगर आप कंसिस्टेंटली इसके उसमें इसकी प्रेजेंस में रहते हैं तो ये ओवर द टाइम आपके टिश्यूज को हार्म कर सकती है, आपके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को बिगाड़ सकती है, आपके सेल्स को हार्म कर सकती है, जिसके कारण रेडिएशन इंड्यूस्ड कैंसर हो सकता है। अब स्टेटमेंट सी देख लेते हैं। एक्सरे इंटरेक्टिव मैटर इन थ्री वेज: फोटो एब्जॉर्प्शन, कॉम्पटन स्कैटरिंग और रेले स्कैटरिंग। ये तीन है, इसमें आपको कुछ ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं, इतना डेप्थ में कभी भी यूपीएससी आपसे नहीं पूछता। The strength of these interaction depends on energy of the X-ray and element composition of the material. Aerogels find potential application in. Aerogel एक component होता है जो नाम से ही पता चल रहा है जेल टाइप का स्ट्रक्चर होगा। तो ये किस चीज में काम किया जा सकता है, किस चीज में इस्तेमाल कर सकते हैं हम इसका? So the answer will be D, यानी improving the drug delivery, oil spill cleaning और heat insulation for materials या फिर buildings. Let's see how. Scientists recently successfully converted paper in waste into green non-toxic cellulose aerogels. Aerogels आपका एक जो जेली टाइप जैसा स्ट्रक्चर आप इमेजिन कर सकते हैं, जेल जैसा जेली स्ट्रक्चर रहता है। It can be used in drug delivery system owing to its biocompatibility. यानी जब आप कोई भी ड्रग यूज करते हैं, कोई गोली खाते हैं या कोई इंजेक्शन लेते हैं, तो उसमें यूजुअली जो है रिएक्शन का बहुत डर रहता है बॉडी के द्वारा, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं उसके कारण। तो इसका हाई सरफेस एरिया और पोरस स्ट्रक्चर है, तो ड्रग्स को इजीली इसमें एब्जॉर्ब किया जा सकता है फ्रॉम सुपरक्रिटिकल CO2। द रिलीज रेट ऑफ द ड्रग कैन बी टेलर्ड बाय वेरिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एरोजेल। जैसे ये जेल का जो कॉम्पोजिशन है कि इसके अंदर किस टाइप की दवा डाली जाएगी, कितनी क्वांटिटी में डाली जाएगी, और जो जेल का इनफैक्ट जो आपका कॉम्पोजिशन है बनाते वक्त ही, उसको इस हिसाब से बनाया जा सकता है ताकि उसका हमारे ड्रग का जो सिक्रीशन है बॉडी के अंदर उसको कंट्रोल किया जा सके। स्टेटमेंट 2 अब देख लेते हैं। इट कैन बी यूज्ड एज केमिकल एब्जॉर्बर फॉर क्लीनिंग अप स्पिल्स। अब जैसे आपको पता ही होगा कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ऑयल स्पिल्स की, पानी के अंदर जैसे आपका टैंकर जा रहा है और वो ब्रेकेज हो जाता है उसमें, तो उस वजह से ओशन के अंदर बहुत ज्यादा ऑयल फैल जाता है। तो इसको क्लीनिंग में एरोजेल्स काफी अच्छे से काम कर सकते हैं। Aerogel is a synthetic porous ultralight material derived from a gel in which liquid component of the gel has been replaced with gas. जैसे मैंने आपको बताया ना, ये जेल जैसा कॉन्सेप्ट होता है एक्सेप्ट लिक्विड की जगह इसमें गैसेस होती है। The result is a solid with extremely low density and low thermal conductivity. It is nearly 98% air. तो ये जब एयर है तो ये इंसुलेशन के लिए बड़ा अच्छा काम आ सकता है। कॉमनली यूज एंटीसेप्टिक डेटॉल इज अ मिक्सचर ऑफ, जो हम डेटॉल यूज करते हैं घर में, उसके अंदर इन पांचों में से कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? तो एक आयोडीन तो आपको उम्मीद होनी चाहिए कि ये तो पक्का से होगा, बट उसके अंदर अल्कोहल्स होते हैं क्या? लेट्स सी द आंसर्स। आंसर इज ए, इसके अंदर क्लोरोक्सिलिनॉल, ऑल्सो नोन एज पैराक्लोरोमेटाजाइलिनॉल, PCMX, इसको हम जनरली PCMX के नाम से भी बोलते हैं। तो ये एक डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक है जिसको हम स्किन डिसइंफेक्शन या फिर क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पीछे देखा, ये हमारा 1 होगा और 2 होगा। इट इज ऑल्सो यूज्ड टेरपिनॉल, इसके अंदर आयोडीन नहीं इस्तेमाल होता है। आयोडीन हम टिंचर आयोडीन इन जनरल यूज कर सकते हैं, बट डेटॉल के अंदर आयोडीन का इस्तेमाल नहीं किया गया। इट इज ऑल्सो यूज विद इन अ नंबर ऑफ हाउस होल्ड डिसइंफेक्टेंट एंड वाउंड क्लीनर। It is less effective than some other available agents. It is also available as liquid. अब स्टेटमेंट 3 और 4 की बात कर लेते हैं। बायोथाइनॉल इज एडेड टू सोप्स, जो हमारा ऑप्शन 3 में था ना बायोथिनॉल, उसी की बात हो रही है। तो वो सोप्स के अंदर एज एन एंटीसेप्टिक एजेंट इस्तेमाल किया जा सकता है। आयोडीन भी एक पावरफुल एंटीसेप्टिक है, जैसा मैं आपको शुरू में डिस्कस करा। इट्स 2 to 3% solution in alcohol water mixture is known as tincture iodine. टिंचर आयोडीन आपको कभी भी अगर आपको स्कूल में कोई वुंड हुआ हो तो पक्का से आपको इस्तेमाल कराया गया होगा।
It is applied on wounds. Iodoform is also used as an antiseptic for wounds. Boric acid in dilute aqueous solution is weak antiseptic for eyes. क्योंकि आईज के अंदर बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी होती है, तो उसके लिए कोई भी वीक हम एंटीसेप्टिक इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बोरिक एसिड इन एन एक्वस सॉल्यूशन. Disinfectants are applied to inanimate objects such as floors, drainage system, instruments, etc. Same substance can act as an antiseptic as well. देखिए यहाँ पे बैक्टीरिया, फंगस या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो आपको परेशान कर सकता है, आपकी तबीयत खराब कर सकते हैं, उनको रिमूव करना यानी उन्हें डिसइंफेक्ट करने का काम है, एज वेल एज डिसइंफेक्टेंट बाय वेरिंग कॉन्सेंट्रेशन. इस वजह से हम डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हेयर वॉश विद हार्ड वाटर looks dull because of presence of calcium and magnesium ions in hard water. यानी अगर आप हार्ड वाटर के अंदर अपने बाल धोते हैं तो आपके जो बाल है उनके अंदर वो शाइन, वो लस्टरस नहीं आता. Second statement is, dye absorb evenly on clothes washed with soap in hard water due to formation of gummy mass of potassium salt. यानी जब आप हार्ड वाटर में अपने कपड़े धोते हैं तो जो डाई है वो इवनली एब्जॉर्ब हो जाती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम सॉल्ट. इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा ठीक है? So the answer is A, one only. Hard water contains calcium and magnesium ions. ये तो आपको पता ही होना चाहिए. These ions form insoluble calcium and magnesium soaps respectively. When sodium potassium soaps are dissolved in hard water, these insoluble soaps separate as scum in water and are useless as cleaning agent. यानी आपने सुना होगा कि जब भी आपको हार्ड वाटर से डील करना हो तो आपको डिटर्जेंट यूज करना पड़ता है. सोप्स हार्ड वाटर की प्रेजेंस में वेस्ट हो जाते हैं. उसके पीछे का यही रीजन है कि जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है वो आपके सोडियम या पोटेशियम सोप्स के साथ बॉन्ड कर जाता है, जिससे वो इनफेक्टिव हो जाते हैं. इनफैक्ट दीज हिंड्रेंसेस इनफैक्ट दीज आर हिंड्रेंस टू गुड वॉशिंग. जैसा मैंने अभी बताया आपको कि वॉशिंग के दौरान ये उन्हें इनफेक्टिव कर देते हैं, जिसके कारण वॉशिंग ढंग से नहीं हो पाती. चलिए, dye does not absorb evenly on cloth washed with soap using hard water. डाई जो है, डाई मतलब कपड़े आप रंगते हैं ना जैसे, तो वो वाली डाई does not absorb evenly on clothes washed with soap using hot water because of this gummy mass. ये precipitation हो जाता है जो एकदम gummy mass जैसा दिखता है, जिसके कारण evenly आपका distribution खराब हो जाता है. Consider the following statements. Formation of ozone consumes oxygen. Nitrogen fixing by most bacteria is happened in presence of oxygen. Oxygen is consumed when the plant combines the carbon dioxide and water by using sun's energy. ये तीनों फैक्टर्स में से कौन से फैक्टर्स ठीक है? Let's see. So the option should be A. How? Only one. क्योंकि सबसे पहले तो ये देख लेते हैं ओजोन का जो स्ट्रक्चर है या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, इट इज O3, यानी ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल. तो नेचुरली अगर आपको ओजोन बनाना है तो ऑक्सीजन का तो इस्तेमाल करेंगे ही. नेक्स्ट देख लेते हैं. इट इज लार्जली एन एनारोबिक प्रोसेस. एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस से ना होने वाला. तो इसके लिए ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस नहीं है. एंजाइम्स रिस्पांसिबल फॉर नाइट्रोजनेज. दिस इज एन एंजाइम आर वेरी ससेप्टेबल टू डिस्ट्रक्शन बाय ऑक्सीजन. यानी अगर ऑक्सीजन अवेलेबल होगी तो नाइट्रोजनेज जो है, जो हमारा एंजाइम है जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है, वो ढंग से काम नहीं कर पाएगा और पॉसिबली मर जाएगा. फॉर दिस रीजन मेनी बैक्टीरिया सीज प्रोडक्शन ऑफ द एंजाइम इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बहुत सारे बैक्टीरिया ये पर्टिकुलर एंजाइम बनाने से छोड़ देते हैं. Many nitrogen fixing organisms exist only in anaerobic condition. Statement 3 देख लेते हैं. This is the process of photosynthesis that produces oxygen instead of consuming it. एक बार आपको स्टेटमेंट में दोबारा दिखा देता हूँ. Oxygen is consumed when plant combines carbon dioxide and water by using sun's energy. तो आज जो भी हम ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं एज ह्यूमंस इन रेस्पिरेशन, वो सारी प्लांट्स से आती है. और प्लांट से कैसे आती है? जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं. ओके, तो फोटोसिंथेसिस में वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन करते हैं इन सन्स एनर्जी, यानी यूवी रेज जो होती है सन की, उनके बेसिस पे.
जिसके थ्रू वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, वो कंज्यूम नहीं करते, दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन जिसको हम इवेंचुअली रेस्पिरेशन में इस्तेमाल करते हैं। तो 3 and 2 आर बोथ रॉन्ग। Which of the following minerals can be mined from salt water lake? सॉल्ट वाटर यानी जो पानी के अंदर बहुत ज्यादा सॉल्ट रहता है, वो वाले लेक्स में से हम इन चारों में से कौन कौन सा कंटेंट्स निकाल सकते हैं? So the answer should be C. All four of them are available. अब वही हो जाता है कि आप बोलेंगे यूरेनियम फिर हम बाहर से इंपोर्ट क्यों करते हैं? द प्रॉब्लम इज कॉस्ट इफेक्टिवनेस। यूरेनियम अगर हो सकता है कि 1 लीटर के अंदर आपको 1 ग्राम भी यूरेनियम नहीं मिलेगा, 1 ग्राम भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ मैं, लाइक मिलियन पार्ट्स पर मिलियन के टर्म्स में होता है जो भी ये कंटेंट होता है। तो इस वजह से जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस होती है वो खत्म हो जाती है। इस वजह से हम बहुत सारे मिनरल्स को सी वाटर से या सॉल्ट वाटर से माइन नहीं कर पाते। तो द आंसर इज सी। अब देख लेते हैं। In China, some of the commonly exploited minerals and compounds include magnesium, potassium nitrate, boron salt, lithium, rubidium, cesium, uranium and thorium। तो यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि कौन कौन से मिनरल्स या फिर कौन कौन से सॉल्ट्स आपको सी वाटर में मिल जाते हैं। दिखा है ना ppm इन सी वाटर। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, क्लोराइड काफी अच्छी मात्रा में मिल जाता है, सोडियम भी अच्छी मात्रा में मिल जाते हैं। अब यहाँ पे आप कार्बन देखेंगे, ऑर्गेनिक कार्बन तो बिल्कुल ही नहीं है, बोरॉन भी काफी नेग्लिजिबल अमाउंट है, और पार्ट्स पर मिलियन की बात हो रही है। यानी अगर 1 मिलियन भाग में हम निकालेंगे, या फिर अगर 1 मिलियन लीटर की बात हो रही है, तो 1 मिलियन लीटर में से मुश्किल से 3 लीटर कार्बन मिलेगा। तो काफी ज्यादा स्कार्सिटी यहाँ पे कंसिडर की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। Ammonia occurs naturally in the environment. Ammonia is NH3. Ammonia causes soil acidification because it persists for years after its application of soil. Excess of ammonia in water bodies lead to eutrophication. इन तीनों में से कौन सा ठीक है? So the answer is C. अमोनिया नेचुरली एनवायरमेंट में मिलता है। अमोनिया एक स्टेबल कंपाउंड है, इजीली आपको मिल सकता है, इट्स नॉट अ बिग डील। अमोनिया कॉजेज सॉइल एसिडिफिकेशन, लेट्स सी नहीं करता ये। अच्छा चलो फर्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं पहले। Since ammonia occurs naturally in the environment, we are regularly exposed to low levels of ammonia, not ammonium, ammonia in soil, air and water. Ammonia exists naturally in the air at levels 1 and 5, यानी 1 to 5 parts per billion के टर्म्स में हमें दिखता है। यानी वैसे तो बहुत ही रेयर, बहुत ही कम क्वांटिटी है, बट ये एग्जिस्ट करता है, लो लेवल से बट एग्जिस्ट करता है। अमोनिया इज नेचुरली प्रोड्यूस्ड एंड यूज्ड बाय ऑल मैमल्स इन देयर मेटाबॉलिज्म। इनफैक्ट जब हमारा जो यूरिन होता है उसमें भी काफी अमाउंट ऑफ अमोनिया रहता है। अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड विद इन अ पर्सन्स बॉडी ईच डे। ये हमारी जो बॉडीली प्रोसेसेस है उसका एक बाय प्रोडक्ट होता है। स्टेटमेंट 2 इज अमोनिया डज नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग इन द एनवायरनमेंट because it is recycled naturally. Nature has many ways of incorporating and transforming ammonia. अब देखा जाए इतनी छोटी क्वांटिटी है हमारी अमोनिया की इन्वायरमेंट के अंदर, उसके पीछे का यही रीजन है क्योंकि देखा जाए तो ऑलमोस्ट हर एनिमल, हर बायोलॉजिकल प्रोसेस में कुछ ना कुछ अमोनिया निकल ही जाता है। ऑलमोस्ट हर बायोलॉजिकल प्रोसेस में कुछ अमोनिया निकल जाता है। तो नेचुरली इसके अगर ये रिसाइकल नहीं होता, अगर ये रिमूवल नहीं होता, तो पूरे वर्ल्ड, पूरी पृथ्वी के ऊपर बहुत ज्यादा अमोनिया का कंटेंट बढ़ जाता, जो कि हमारे रहने के लिए हानिकारक रहता। इन सॉइल और वाटर, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म रैपिडली टेक अप अमोनिया। अमोनिया एक अच्छा कंपोनेंट है आपके फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के लिए, खाना बनाने के लिए। तो इसलिए यूजुअली जो है आपका जो ड्रेनेज वाला सिस्टम रहता है उसको कई बार फार्म से भी कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो हमारे ह्यूमन बॉडी का वेस्ट होता है वो काफी अच्छा फर्टिलाइजर की तरह काम कर सकता है, एज लॉन्ग एज उसके अंदर केमिकल्स ना मिले हो। आफ्टर फर्टिलाइजर कंटेनिंग अमोनिया इज applied to soil, the amount of ammonia in the soil decreases to low level in few days. अमोनिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके खाने उगाने के लिए, इसलिए फर्टिलाइजर्स की तरह अप्लाई किया जाता है। स्टेटमेंट 3, both gases and particulate ammonia contribute to eutrophication of surface water, soil acidification, fertilizers of vegetation, changes in ecosystem and smog, decreased visibility in city and pristine areas। तो हमारा अमोनिया रहता है यानी NH3, यहाँ
यहाँ पे नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल्स है। ये एक स्टेबल कंपाउंड है, और अगर इसको अनअटेंडेड छोड़ दिया गया, यानी बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर कर दिया, और जिसके कारण जो एक्स्ट्रा है वो ड्रेनेज के साथ आपके वाटर्स के अंदर चला गया, तो उसके कारण यूट्रोफिकेशन हो सकता है, यानी एल्गल ब्लूम जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती है, जिसके कारण आपकी वाटर की क्वालिटी खराब हो सकती है, सॉइल एसिडिफाई हो जाता है, और फर्टिलाइजेशन ऑफ वेजिटेशन खराब हो सकता है। अब माइक्रोवेव ओवन कैन बेस्ट हीट। जो माइक्रोवेव ओवन है, पहले उसके पीछे कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। माइक्रोवेव ओवन जैसे नाम बता रहे हैं, तो ये जो आपकी स्पेक्ट्रम होता है एनर्जी पार्टिकल्स का या सोर्सेज का, तो यहाँ पे माइक्रोवेव की जो लैम्डा है यानी वेवलेंथ है वो हाई होती है और फ्रीक्वेंसी लो होती है। ओके, तो हाई फाइबर फूड को वो ज्यादा अच्छे से हीट करेगा, ड्राई फ्रूट्स को ज्यादा अच्छे से हीट करेगा, हाई वाटर कंटेंट को ज्यादा हीट करेगा, या न्यूट्रिशनल रिच फूड को। इन चारों में से कौन से को बेस्ट हीट कर सकता है? तो द आंसर शुड बी सी, वाटर रिलेटेड। अभी आपने अगर घर पे भी माइक्रोवेव यूज किया हो, तो कई बार होता है कि खाना जो है अंदर से गर्म हो जाता है बट बाहर से ठंडा रह जाता है, या फिर बाहर से गर्म होता है और अंदर से ठंडा रह जाता है। दैट्स बिकॉज प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। जैसे पानी की जो क्वांटिटी है वो कई बार जो है खाने के बाहर के सरफेस पे ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अंदर। तो अंदर अगर वाइब्रेशंस होती है, जो माइक्रोवेव के पीछे का कॉन्सेप्ट है वो वाइब्रेट करता है किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को। तो जैसे पानी के मॉलिक्यूल्स इजीली वाइब्रेट किए जा सकते हैं, तो जैसे खाने के बाहर की साइड अगर पार्टिकल ज्यादा होंगे पानी के, तो इजीली वाइब्रेट होंगे और गर्मी पैदा करेंगे, एज कम्पेयर टू इनसाइड जहाँ पे पानी के मॉलिक्यूल्स की कमी है। सिमिलरली कई बार बाहर की साइड पानी जो है वो सूख जाता है, पर अंदर से वो काफी अच्छे से स्क्रम्शियस होता है पानी से। तो पानी के मॉलिक्यूल्स अगर अंदर ज्यादा होंगे और बाहर कम होंगे, तो वो बाहर से ठंडा रह जाएगा और अंदर से अच्छे से गर्म हो जाएगा। बस यही है कॉन्सेप्ट। माइक्रोवेव्स आर नॉन आयोनाइजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। 34. With reference to advantages and disadvantages of chlorine disinfection in water, consider the following statement. यानी आपको पता होगा कि क्लोरीन को हम डिसइंफेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं पानी के लिए। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज की टर्म्स में इन दो स्टेटमेंट्स की बात हो रही है। Chlorification of water is used to prevent the spread of waterborne diseases such as cholera based on strong oxidizing properties of chlorine. यहाँ पे तीन चार पॉइंट ऑफ कंटेंशन है। एक तो प्रिवेंट वर्ड हो गया, एक वाटर बॉर्न डिजीजेज हो गया, एक कोलेरा हो गया, और एक ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज हो गया। तो ये चार पॉइंट ऑफ कंटेंशन है जहाँ पे अगर वर्ड उलट दिया जाए तो गलत या सही हो सकता है। हो सकता है वो प्रिवेंट ना करता हो, सपोर्ट करता हो सकता है वो वाटर बॉर्न की वजह एयर बॉर्न डिजीजेस की बात करता हो सकता है वो कॉलेरा को नहीं ठीक करता हो, या फिर हो सकता है ऑक्सीडाइजिंग की जगह रिड्यूसिंग हो। कुछ भी हो सकता है। तो ये पॉइंट ऑफ कंटेंशन आपको मार्क करना आना चाहिए। क्लोरिनेशन कैन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल ट्राइहेलोमिथेन्स। ट्राइहेलोमिथेन्स की बात हो रही है इन द वाटर सप्लाई। व्हाट शुड बी द आंसर? द आंसर इज सी, यानी बोथ ऑफ दीज आर करेक्ट। स्टेटमेंट वन, एज अ हेलोजन, जो आपका क्लोरीन होता है, इट्स अ हेलोजन, is a highly efficient disinfectant and is added to public water supplies to kill diseases such as bacteria, viruses and protozoas. ठीक है, स्टेटमेंट टू देख लेते हैं। Disinfection by chlorination can be problematic in some circumstances. Chlorine can react with naturally organic compound. क्लोरीन एक बहुत ही रिएक्टिव कंपोनेंट होता है। तो कई बार क्या होता है, जैसे आपने डिसइंफेक्शन के लिए क्लोरीन को डाल दिया, तो हो सकता है पानी के अंदर ऑलरेडी कोई कंपोनेंट हो, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, जिसके साथ क्लोरीन बॉन्ड कर जाएगा और कुछ और ही कंपोनेंट बन जाएगा जिससे डिसइंफेक्शन रुक जाएगा। द मोस्ट कॉमन डीपीडीज यहाँ पे लिखा है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से अगर आपका बाउंड हो गया तो उसके कारण डिसइंफेक्शन बाय प्रोडक्ट बन जाते हैं, जिनको हम डीबीपी बोलते हैं। तो जो कॉमनली एक डीबीपी बनता है वो होता है ट्राइहेलोमिथेन्स and haliotic acids HHA, HAA and THM. Trihalomethanes are main disinfection byproducts which are created from chlorination with two different types, bromoform and
डाइब्रोमो क्लोरोमीथेन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ दीजिए। Ion exchange describes a specific chemical process in which unwanted dissolved ions are exchanged for other ions with a similar charge. It is widely used for which of these purposes? जो ion exchange का method है वो particular chemical processes के लिए इस्तेमाल होता है। तो इन तीनों में से किन प्रोसेसेस के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है? तो आयन एक्सचेंज मेथड से हम वाटर को डीकंटामिनेट कर सकते हैं, सॉफ्ट वाटर बना सकते हैं और शुगर और स्वीटनर बना सकते हैं। So what should be the answer? So the answer should be all of them. Let's see how. आयन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? ये आपका एक कंपोनेंट है, इसके अंदर दो तीन आयन्स है, ये दूसरा कंपोनेंट है, इसके अंदर दो तीन आयन्स है और ये एक मीडियम के अंदर है। ठीक है, तो आयन एक्सचेंज के अंदर क्या होता है? सपोज ये कंपोनेंट आपकी मीडियम के साथ बॉन्डेड है, सपोज वाटर ही है और ये आपका हार्डनेस प्रोड्यूस कर रहा है। तो आयन एक्सचेंज के लिए हमने यहाँ पे एक दूसरा कंपोनेंट डाला जो आयन, इस आयन को अपने पास एक्सट्रैक्ट कर लेगा, जिससे वाटर हमारा हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर बन जाएगा। ये काफी बेसिक, काफी क्रूड वे में मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर इसकी साइंस के पीछे जाएंगे तो मतलब पूरी केमिस्ट्री समझानी पड़ जाएगी। तो आप ऐसे ही समझ लीजिए कि एक कंपोनेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है जिसकी वजह से हार्ड वाटर हमारा बना हुआ है, तो हमने कुछ और कंपोनेंट डाले जो अंदर गए, हार्ड वाटर के अंदर जो कंपोनेंट है जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, उनको अपने पास ले लिया और जो रिडंडेंट आपके आइस जो आपके इलेक्ट्रॉन्स के गैप्स बने वहां पे दूसरे इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, जिससे हार्ड वाटर अब सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो गया। और ये जो आपका कैल्शियम है ये इसके साथ बाइंड करके नीचे जमा हो गया, प्रेसिपिटेट हो गया, जिसको हम नॉर्मल फिल्ट्रेशन से रिमूव कर सकते हैं। The ions are atoms or molecules containing a total number of electrons that are not equal to number of protons. ये ions की बात हो रही है। These are two different group of ion cations which are positively charged। जो cations होते हैं वो positively charged होते हैं, यानी उनमें इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, और अनायन आपके नेगेटिव चार्ज होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। Ion exchange is an exchange of ions between two electrolytes or between electrolyte solution and a complex। जैसे हमने बताया ये electrolyte solution ही था हार्ड वाटर, इसमें हमने एक कॉम्प्लेक्स डाल दिया जिसके कारण हमारी हार्डनेस इसने एक्सट्रैक्ट कर ली और हमारे पास सॉफ्ट वाटर रह गया। Ion exchange is widely used in food and beverage industry, hydrometallurgy, metal finishing, chemical, petrochemical, pharmaceutical, sugar and sweetener production as well. A typical example of application is preparation of high purity water for power engineering, electronic and nuclear industries। इन तीनों में से किसके अंदर मरकरी का इस्तेमाल होता है? एलसीडीज, लैपटॉप बैटरीज और ऑयल बेस्ड पेंट्स। So the answer is C, 1 and 3 only। लैपटॉप बैटरीज के अंदर नहीं इस्तेमाल होता मरकरी का। As the only element or metal that is liquid। अच्छा हाँ, ये एक important फैक्टर है, जो आपका Hg होता है मरकरी, वो आपका लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। इट इज कंटेन्ड इन द फॉलोइंग प्रोडक्ट। थर्मोमीटर्स, जैसे आपको पता ही होगा कि थर्मोमीटर्स के अंदर मरकरी का इस्तेमाल होता है, जो पुराने वाले होते थे। अब तो डिजिटल आ गए, तो डिजिटल में तो सेंसर्स होते हैं, बट जो पुराने वाले थर्मोमीटर्स होते थे इस टाइप के होते थे, यहाँ नीचे बल्ब सा होता था और यहाँ पे एक डायल जा रहा होता था, तो इसके अंदर हमारा मरकरी जो है एक्सपैंड करता था डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर। आपकी हाई इंटेंसिटी एचआईडी लैंप्स में भी होता है, बैरोमीटर, फ्लोरोसेंट, बहुत जगह इस्तेमाल होता है। जो बटन सेल बैटरीज यूज मरकरी, यानी जो हम यूजुअली घर के अंदर क्लॉक्स वगैरह में जो आपकी बटन सेल होते हैं ना, ये ऐसे चपटे वाले जो सेल होते हैं उन्हें बटन सेल कहते हैं। दे यूज मरकरी, नॉट लैपटॉप बैटरीज। मरकरी can enter our bodies through our lungs, skin, and more commonly contaminated fish। Ice can be formed inside minerals that are buried deep inside earth। यानी जो मिनरल्स है उनके अराउंड आइस फॉर्म हो सकती है। ये स्टेटमेंट है। When water freezes, the oxygen atoms in the water are sequestrated out of ice cube।
यानी जब पानी जमता है तो अंदर जो ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं या फिर ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें बाहर निकाल के फेंक दिया जाता है. Some forms of ice can be formed at room temperature from water if the adequate pressure can be reached. यानी जो आइस है वो रूम टेम्परेचर के ऊपर भी बनाया जा सकता है एज लॉन्ग एज प्रेशर सफिशिएंट हो. आइस बनाने के लिए दो चीजें फैक्टर होते हैं यहाँ पे. एक होता है आपका टेम्परेचर, दूसरा होता है प्रेशर. टेम्परेचर भी घटाते हैं और प्रेशर बढ़ाते हैं. तो सपोज यहाँ पे हमने ये पिस्टन लगा दिया, यहाँ पे थोड़ा पानी है और ये हम पिस्टन को नीचे धकेल रहे हैं. आफ्टर वन पॉइंट जब आपका प्रेशर इंक्रीज होगा तो नेचुरली ये जो कंपोनेंट्स हैं इनके बीच में स्पेस कम होगा. और आइस क्या है? आइस इज बेसिकली वाटर ओनली जिसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज्यादा क्लोज हो चुके हैं. तो द आंसर इज स्टेटमेंट वन. आइस जो है या फॉर्मेशन ऑफ आइस है इज फॉर्म्ड इन डायमंड. तो इसके अंदर आपका स्टेटमेंट वन देख लेते हैं एक बार. आइस कैन फॉर्म्ड इनसाइड मिनरल्स दैट आर बरीड डीप इनसाइड अर्थ. यहाँ पे देख लेते हैं आइस 7 अ फॉर्म ऑफ आइस. अच्छा ये एक फॉर्म है आइस का. इट इज फॉर्म्ड इनसाइड डायमंड. Diamond often pick up molecules during their formation deep in the earth. The so-called inclusion can affect the quality and color of the diamond, but sometimes inclusion is just water. यानी आप देखते हैं कि कोई डायमंड बहुत महंगा है, कोई डायमंड बहुत सस्ता है. तो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसमें उसके जो फॉर्मेशन है उस टाइम पे उसमें क्या क्या इंक्लूजन हुए हैं. कई बार जो इंक्लूजन होता है वो सिर्फ वाटर होता है और ये जो इंक्लूजन होता है वो इसके कलर पे, टेक्सचर पे और क्वालिटी पे डिफरेंशिएट कर देता है. One interesting property of diamond is internal structure. Don't relax when they leave high pressure mantles. So water inside the diamonds remains compressed. यानी एक बार जो पानी इसके अंदर चला गया वो जमा का जमा ही रहेगा even though it's technically in a liquid state. Okay. अब next देख लेते हैं. Statement 2. It is commonly known as ice one. ये भी एक form of ice है. When water freezes, जब पानी जमता है तो ऑक्सीजन एटम्स जो होते हैं वो हेक्सागोनल अरेंजमेंट में आ जाते हैं. तो इसको जो एक केज स्ट्रक्चर की तरह फॉर्म बोलते हैं. समथिंग इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है. तो एक केज जैसा बन जाता है. जो केज होता है उसके अंदर आपके एयर मॉलिक्यूल्स रहते हैं. तो एयर के अंदर ऑक्सीजन भी होती है. दिस इज व्हाई आइस एक्सपैंड एंड हैज लोअर डेंसिटी इन वाटर. इस केज स्ट्रक्चर के अंदर जो आपके ऑक्सीजन बबल्स है, एयर बबल्स है, उसी के कारण जो हमारा पानी होता है पानी के ऊपर आइस फ्लोट कर पाती है. क्योंकि देखा जाए सेम कंपोनेंट है अगर तो इसको सिंक कर जाना चाहिए क्योंकि इसकी डेंसिटी तो बढ़ जानी चाहिए. आज जब आप किसी चीज को सॉलिडिफाई कर रहे हो तो नेचुरली उसकी जो डेंसिटी होती है वो बढ़ जाती है. पर यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है. द फॉर्मेशन ऑफ I7 डज नॉट रिक्वायर फ्रीजिंग टेम्परेचर. जैसा हमने पीछे डायमंड्स में देखा, डायमंड्स का फॉर्म होता है जब प्रेशर बहुत ज्यादा होता है ना. तो प्रेशर जब ज्यादा होता है तो इवेंचुअली वो जो आइस फॉर्मेशन हो जाती है उसी का नाम है आइस 7. As long as pressure is high enough, I7 can be formed at room temperature. और नेचुरल मेंटल के अंदर तो बहुत ज्यादा गर्मी भी होती है क्योंकि वो कोर के काफी पास होता है और उसमें भी आइस जम रही है. तो आप समझ सकते हैं कि प्रेशर का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है. Which of these are fusible or low melting point metal alloys? फ्यूजिबल और लो मेल्टिंग पॉइंट यानी इजिली मेल्ट नहीं होते. सॉरी इजिली मेल्ट हो जाते हैं. लो मेल्टिंग पॉइंट. लो मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? देखो टंगस्टन का तो हाईएस्ट होता है. आपने जब भी आपने बल्ब्स देखे होंगे तो बल्ब्स के अंदर हमेशा ही टंगस्टन का आपका फिलामेंट यूज होता है. तो टंगस्टन तो कभी हो ही नहीं सकता. मॉलिब्डेनम इज आल्सो केमिकल, आल्सो मिनरल बेसिकली. और गैलियम गैलियम आपका एक सिल्वर कलर का कंपोनेंट होता है जो रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड होता है. तो द आंसर इज ए 1 and 2 ओनली, कैडमियम एंड गैलियम. तो स्टेटमेंट 3 और 4 की बात करते हैं. द 5 एलिमेंट्स नियोबियम, मोलिब्डेनम, tantalum, tungsten, and rhenium are included in definition of refractory metals. इन पांचों मेटल्स को रिफ्रैक्टरी मेटल्स कहा गया है.
द वाइडर डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टरी मेटल इंक्लूड अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी जो रिफ्रैक्टरी मेटल्स होते हैं उनके अंदर जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो इससे भी ज्यादा होता है, 1850 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है। और इसके अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, जिरकोनियम, हैफनियम और रुथेनियम। अब स्टेटमेंट 1 2 की बात कर लेते हैं जो एक्चुअली में आंसर है हमारे। फ्यूजिबल अलॉय इज अ मेटल अलॉय कैपेबल ऑफ इजीली बीइंग फ्यूज्ड, यानी फ्यूजिबल अलॉय मतलब किसी भी दूसरे कंपोनेंट्स के साथ इजीली फ्यूज हो जाता है, इजीली जुड़ जाता है, इजीली मिल जाता है। तो इसके लिए आपको इजीली मेल्ट भी होना पड़ेगा, जैसे आपने सोल्डरिंग के अंदर देखा, तो सोल्डरिंग वायर होती है वो इजीली मेल्ट हो जाती है जिसके कारण हम इजीली उसको फ्यूज कर देते हैं। तो इट इज इजीली मेल्टेबल एट लोअर टेम्परेचर्स। Low melting alloys can be divided into mercury containing alloys, alkali metal alloys, gallium alloys, bismuth, tin, indium, thallium containing alloys. Question number 39. Researchers have developed silver copper telluride AgCuTe acute at Jawaharlal Nehru Center for Advanced Scientific Research, Bangalore. तो हमारे जो रिसर्च है इंडिया के रिसर्चर्स ने एक एग्रीक्यूट का कंपोनेंट बनाया है। तो इसका इस्तेमाल क्या होता है, ये आपका करंट अफेयर से रिलेटेड होगा क्वेश्चन। इट कैन बी यूज्ड एज सुपर कंडक्टर एट रूम टेम्परेचर बिकॉज इट एग्जिबिट्स थर्मल कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टर का मतलब क्या होता है, सुपर कंडक्टर इज एनी कंपोनेंट जिससे या तो थर्मल, डिपेंड करता है सुपर कंडक्टर हम किस टर्म से बोल रहे हैं। जैसे कि सुपर कंडक्टर एक इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर हो सकता है, एक हीट का कंडक्टर हो सकता है। तो सुपर कंडक्टर वो कंडक्टर होता है जो बिना कोई लॉस के हीट या फिर इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करे। सपोज यहाँ से मैंने 1 वॉट इलेक्ट्रिसिटी डाली, अभी कोई नॉर्मल कंडक्टर होगा तो हो सकता है यहाँ तक 0.99 वॉट ही पहुंचे और 0.01 वॉट जो है हमारा लॉस हो जाए। पर अगर ये सुपर कंडक्टर होगा तो सुपर कंडक्टर के अंदर यहाँ से 1 वॉट डालने पे आपके एग्जिट में भी 1 वॉट ही मिलेगा। तो इसकी बात हो रही है यहाँ पे। इट कैन बी यूज्ड एज थर्मो इलेक्ट्रिक मटेरियल फॉर कन्वर्टिंग वेस्ट हीट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। थर्मो इलेक्ट्रिक यानी थर्मो मतलब हीट हो गया, इलेक्ट्रिक हो गया इलेक्ट्रिसिटी। ये थर्मो इलेक्ट्रिक मटेरियल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। So let's see the answer. So answer should be only B. Statement 1 की बात कर लेते हैं। It exhibits poor thermal conductivity but shows electrical conductivity, यानी यहाँ से अगर हम यहाँ पे सपोज हमने एक मोमबत्ती लगा दी तो अगर सुपर कंडक्टिविटी होती उसके अंदर या अच्छी कंडक्टिविटी होती तो ये यहाँ से हीट जो हमने लगाई कुछ ही सेकंड्स में हमें यहाँ पे भी फील होने लगती। पर क्योंकि हम यहाँ पे हीट लगाने के बाद यहाँ पे एक्सट्रा सिग्निफिकेंट हमें हीट नहीं फील हो रही है, ये पुअर कंडक्टिविटी का एग्जांपल है। बट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज गुड, यानी अगर हमने यहाँ से 1 वॉट लगाए तो यहाँ पे हमें 0.99 वॉट मिल जाएगा। यानी जो लॉसेस है वो बहुत ही ज्यादा कम है। मटेरियल हैविंग थर्मोइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज इज मेड फ्रॉम सिल्वर, कॉपर एंड टेल्यूरियम। इट शोज हाई लेवल्स ऑफ thermoelectric performance, exhibit poor thermal conductivity in 25 to 425 डिग्री सेल्सियस। तो अब स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं। Due to its lower thermal conductivity, one end of 8 mm long acute rod, which is in contact with waste heat, remains hot while other end remains cool. तो जब भी आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी होती है उसके लिए आपको चाहिए होता है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कोई सा भी डिफरेंस। एनर्जी डिफरेंस कहाँ से आता है, जैसे हाइट से आ गया। सिमिलरली यहाँ पर जो है आपके डिस्टेंस क्या बोलते हैं, टेम्परेचर की टर्म्स में आ रहा है। सपोज यहाँ पर हीट आ रही है बट यहाँ पर नहीं आ रही, तो यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो गया। और जब ये डिफरेंस क्रिएट होता है तो यहाँ पे एनर्जी का पोटेंशियल मिल जाता है, यहाँ से एनर्जी एक्सट्रैक्ट की जा सकती है। द टेम्परेचर डिफरेंस रिजल्ट्स इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वोल्टेज। जैसे पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, तो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर जैसे आप उसके फॉर्म के अंदर उसकी बॉडी शेप के अंदर चेंजेस लाते हैं, सपोज उसे कंप्रेस कर दिया या एक्सपैंड कर दिया, तब वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। सिमिलरली जब हम एक्यूट के ऊपर अगर हम थर्मल कंडक्टिविटी सॉरी
टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी भी एक एंड पे और दूसरे एंड को कूल रखते हैं तो वो इलेक्ट्रिक वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस शो करने लगता है। क्वेश्चन नंबर 40, ब्रेटन साइकिल was recently in news in context of प्रोड्यूसिंग क्लीन एनर्जी। ये आपके पास चार ऑप्शन हैं, इन चारों में से ब्रेटन साइकिल किससे रिलेटेड है? ये भी आपका करंट अफेयर्स का एग्जाम्पल है। So the answer is A. Indian scientists have developed a supercritical carbon dioxide Brayton test loop facility that would help generate clean energy from future power plants including solar thermal। आप इसके बारे में एक बार समझ लेते हैं एग्जैक्टली है क्या। So besides increasing power generation and making the process more efficient, there are other advantages of using this new technology. So the energy of the energy conversion is increased by 50% and more if SCO2 is operated in closed loop Brayton cycle। ये आपको करंट अफेयर्स का है, इसके अंदर ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, आप बस ये समझ लीजिए कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया जा सकता है। Serious that was recently seen in news is, जो ये serious वर्ड का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? So the answer is A. It is an Indo-US research consortium on solar energy। ये आपको नाम से लग जाना चाहिए कि कोई एस्ट्रोफिजिक्स से रिलेटेड है, तो या तो इसमें ऑप्शन ए या बी में से आपको कंफ्यूज होना था, बट इसका रियल आंसर इज ए। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रिसेंटली नेक्स्ट, हाँ जो हमने ब्रेटन साइकिल देखा उसी के एक्सटेंशन में ये द फैसिलिटी इज पार्ट ऑफ इंडो यूएस कंसोर्टियम सोलर एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ये इसका एक्रोनिम है और सीरियस उसका एब्रीविएशन है। दिस इज इंडियाज फर्स्ट टेस्ट बेड फॉर नेक्स्ट जनरेशन एफिशिएंट कॉम्पैक्ट एंड वाटरलेस सुपरक्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेटन साइकिल टेस्ट लूप फॉर पावर जनरेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं। लाइकेनोमेट्री इज अ टेक्निक यूज्ड टू डिटरमाइन, लाइकेनोमेट्री किस चीज के लिए विधि है? लाइकेनोमेट्री विधि का इस्तेमाल किस चीज के लिए किया जाता है? So the answer is A, 1 and 2 only. Rate of decay of an ecosystem, age of exposed rock surfaces। आंसर समझ लेते हैं कैसे। The dormancy that is caused by impermeable seed coat is known as physical dormancy। The physical dormancy is result of impermeable results। Consider the following examples of chemical changes: burning wood, digesting food, dissolving sugar in water और baking cake। इन चारों में से केमिकल चेंजेस कौन कौन से होते हैं? तो केमिकल चेंजेस का मतलब क्या होता है? एक दो टाइप के चेंजेस होते हैं, एक फिजिकल और एक केमिकल। ओके, जैसे आपके पास पेपर है, पेपर को आपने फाड़ दिया या काट दिया तो दैट इज अ फिजिकल चेंज। पर अगर उसको आपने जला दिया, फायर लगा दी उस पेपर पे, तो एक केमिकल चेंज हुआ, क्योंकि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस कर रहा है। पेपर जो किसी जमाने में कार्बन का एक कंपाउंड हुआ करता था, वो अब कार्बन डाइऑक्साइड और हीट में कन्वर्ट हो चुका है, तो ये एक हो गया केमिकल चेंज। सिमिलरली यहाँ पे केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज कौन कौन सा है? डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर 3, ये जो आपका 3 है ये तो पक्का से गलत होगा, क्योंकि शुगर और वाटर के अंदर कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, कोई हीट प्रोड्यूस नहीं हो रही है, कोई हीट प्रोडक्शन इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस ऑफ केमिकल चेंज। तो हीट प्रोड्यूस नहीं हो रही है, कोई कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हो रहा है, तो थर्ड तो पक्का से गलत है। तो जिसमें 3 है वो तो आप काट ही दीजिए। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो द आंसर इज ए, 1 and 2 ओनली। यानी जब आप वुड को बर्न करें तो आपको हीट मिल रही है, और जो वुड है वो ऐश के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रही है। डाइजेस्टिंग फूड, जब आप खाना खा रहे हैं तो खाना आपने रॉ प्रोडक्ट की टर्म्स से, ग्लूकोज की टर्म्स में खाया था, बट इवेंचुअली उससे आपने एनर्जी एक्सट्रैक्ट करी और उसको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और वेस्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये दोनों आपके प्रोमिनेंट रीजन हुए। A dormant seed is the one that is unable to germinate in a specified period of time under a combination of environmental factors। Consider the following statements with regard to this। जो फिजिकल डोरमेंसी है सीड की, डोरमेंसी का मतलब क्या होता है? कभी भी आपने देखा होगा एक सीड आपके घर में पड़ा हुआ है बहुत टाइम से, बट आप उसको जब भी आप
उसे प्लांट की तरह लगाते हैं तो वो जर्मिनेट कर जाता है, वो पैदा हो जाता है। वो क्यों हो पाता है? क्योंकि जो आपका सीड है वो डोरमेंट स्टेट में है, यानी इनएक्टिव स्टेटमेंट। तो डोरमेंसी का मतलब होता है इनएक्टिवनेस। जब उसको पर्टिकुलर कंडीशंस मिलेगी, फिजिकल और केमिकल कंडीशंस मिलेंगी, तो वो अपना प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसमें दो स्टेटमेंट्स हमें गिवन है। फिजिकल डोरमेंसी इज रिजल्ट ऑफ impermeable layers that develop during maturation and drying of the seed or fruit. जो आपकी फिजिकल डोरमेंसी है वो इसके कारण अचीव की जाती है क्योंकि ओवर द टाइम जो आपका मैच्योरेशन का फेज होता है उसमें सीड के अराउंड एक इम्परमेबल लेयर, यानी कोई ऐसी लेयर बन जाती है जिसको भेदा ना जा सके। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट इज फिजिकल डोरमेंसी हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म आपका एक टाइप ऑफ सीड्स होता है। ओके, तो आंसर देख लेते हैं। आंसर शुड बी ए, यानी वन ओनली। लेट्स सी हाउ। The dormancy that is caused by an impermeable seed coat is known as physical dormancy। क्योंकि देखिए दो टाइप की डोरमेंसी होती है अभी, फिजिकल और केमिकल। जब आपके ऊपर सीड कोट लगता जा रहा है, यानी एक फिजिकल फीचर ऐड होता जा रही है। आपका सीड है, इसको एक कोट लग गया, दूसरा कोट लग गया, तीसरा कोट लग गया, तो ये आपको एक लेयर्ड प्रोटेक्शन दे रहा है। ये एक फिजिकल एस्पेक्ट है, इसलिए सब फिजिकल डोरमेंसी में कंसिडर करेंगे। Physical dormancy is the result of impermeable layers that develop during the maturation phase and drying of seed or fruit. This impermeable layer prevents the seed from taking up water or gases. यानी जब तक आपके पास पर्टिकुलर लेवल के फिजिकल और केमिकल कंपोनेंट्स ना अवेलेबल हो, ये आपको इमेच्योर वे में जर्मिनेट होने से रोक देता है। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट हैवी वाटर। हैवी वाटर क्या होता है? पानी भारी कैसे होता है? तो हैवी वाटर इज अ कंपोनेंट लाइक वाटर की तरह ही होता है, बस इसके अंदर जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो डिफरेंट हो जाता है। इट इज अ हेवियर आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। ओके, तो हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स होते हैं ये उसका हेवियर वर्जन है। इट इज यूज बोथ एज मॉडरेटर एंड कूलेंट इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। एक न्यूक्लियर रिएक्टर में ये मॉडरेटर और कूलेंट दोनों की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इंडिया इंपोर्ट्स ऑल ऑफ इट्स रिक्वायरमेंट ऑफ हैवी वाटर। एक तो यहाँ पे ऑल आ गया ना, ये एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। भाई हैवी वाटर कोई ऐसा नेचुरल रिसोर्स तो है नहीं कि इंडिया में ना मिल पाए, तो इसलिए ऑल स्टेटमेंट थोड़ा घबराहट वाला होना चाहिए। सो द आंसर इज बी, टू ओनली। आंसर इज बी। स्टेटमेंट वन जो है, heavy water or deuterium oxide D2O is a form of water that contains a large amount of hydrogen isotope deuterium D2O है ना, D2O, which is also known as heavy hydrogen। जबकि आपका जो क्वेश्चन था कि हैवी वाटर जो है वो हाइड्रोजन का आइसोटोप है, नहीं। हाइड्रोजन का आइसोटोप हैवी वाटर में पाया जाता है, पर हैवी वाटर इटसेल्फ इज नॉट हाइड्रोजन का हैवी आइसोटोप। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। स्टेटमेंट टू देख लेते हैं। हैवी वाटर इज यूज्ड इन सर्टेन टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स वेयर इट reacts as neutron moderator to slow down neutrons. The different application uses of heavy water are magnetic resonance, Fourier transform spectroscopy, neutrino detector, and rate testing in physiological and biology, tritium production। तो ये इसके कई सारे एप्लीकेशंस हैं, तो आपका स्टेटमेंट टू ठीक है। अब स्टेटमेंट थ्री देख लेते हैं। हैवी वाटर बोर्ड HWB इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। DAE के अंडर HWB एग्जिस्ट करता है, और इस ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन हैवी वाटर। यहाँ प्रोडक्शन की बात हो रही है, इम्पोर्ट की बात नहीं हो रही है, या एक्विजिशन की बात नहीं हो रही है, प्रोडक्शन की बात हो रही है। तो हाइड्रोजन हैवी वाटर बोर्ड का काम ही है प्रोडक्शन करना। Which of these forms of biomass are polymers? पॉलीमर्स क्या होता है? जिसके अंदर लॉन्ग चेन होती है किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड की। ओके,
जैसे मोनोमर्स हो गया, मोनोमर्स के अंदर सिर्फ सिंगल चेन होगी, डाइमर्स के अंदर 2 चेन्स होगी, पॉलीमर्स के अंदर ऐसी लॉन्ग चेन्स होगी। सेल्यूलोज, लिग्निन और हेमीसेल्यूलोज। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर polymers? The option D is correct. There are part of lignocellulose which refers to plant dry matter. It is most abundantly available raw material on earth for the production of biofuels and bioethanol. It is composed of carbohydrate polymerase and an aromatic polymers. So virgin biomass molecules include all natural occurring terrestrial plants such as trees, bushes and grasses. Which of the following is our artificial sweetener? यानी जैसे हम शुगर फ्री लेते हैं वो भी आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है, बल्कि शुगर इज नॉट एग्जैक्टली एन आर्टिफिशियल स्वीटनर, वो गन्ने के थ्रू निकाला जाता है, तो इट्स अ नेचुरल स्वीटनर। एलिटेम, तो आर्टिफिशियल स्वीटनर में आप ऐसा समझ लीजिए सिंथेटिकली जो बनाया जाता है, यानी केमिकल प्रोडक्शन का इस्तेमाल होता है। सुक्रालोज, सैकरिन या लैक्टमेज, इन चारों में से कौन सा ठीक है? सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये 3 आपके आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है या फिर सिंथेटिक स्वीटनर्स है। ये इनके पीछे के कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कशन हुआ है, आप इनको चाहे तो एक बार पढ़ लीजिए, यहाँ पे कुछ समझाने वाला है नहीं। नाइट्रस ऑक्साइड कैन बी एमिटेड फ्रॉम, नाइट्रस ऑक्साइड जो आपका कंपोनेंट है वो कहाँ से निकलता है? फर्टिलाइजर से, माइन डैम्स से, कार एग्जॉस्ट से या पावर स्टेशन से? सो द आंसर विल बी बी 134, माइन डैम से नहीं निकलता। लेट्स सी हाउ। जो आपका ग्लोबली जो 40% ऑफ N2O एमिशंस है, नाइट्रस ऑक्साइड, कम फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज। N2O is emitted from agriculture, transportation, industry, etc. यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड इज ऑल्सो एमिटेड ड्यूरिंग ब्रेक डाउन ऑफ नाइट्रोजन इन लाइफ स्टॉक, मेन्योर एंड यूरिन, यानी जो हमारे यूरिन भी होता है उसके थ्रू भी नाइट्रस ऑक्साइड का प्रोडक्शन हो ही जाता है। फ्यूल कंबशन में भी यहाँ नाइट्रोजन ऑक्साइड को शो कर रखा है। नाइट्रस ऑक्साइड इज एमिटेड व्हेन फ्यूल्स आर बर्न। द अमाउंट ऑफ N2O फ्रॉम बर्निंग फ्यूल डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ फ्यूल एंड कंबशन टेक्नोलॉजी। Question number 49. The Revenue Department in Finance Ministry has imposed anti-dumping duty on import of ofloxacin from China. ऑफ्लॉक्सिकिन एक दवाई है, इन चारों में से ये ऑफ्लॉक्सिकिन कौन सी पर्टिकुलर चीज के लिए दवाई है? सो द आंसर इज ए, ऑफ्लॉक्सिकिन इज एन एंटीबायोटिक कॉल्ड फ्लोरोक्विनोलोन्स, फ्लोरोक्विनोलोन्स. It is used to treat certain infection including bronchitis, pneumonia and infection. तो यहाँ पे हम पहले एक बार एंटी डंपिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो डंपिंग क्या होता है? डंपिंग इज आप अपनी लो क्वालिटी का माल जो है एक्सेसिव अमाउंट में दूसरों की मार्केट में डाल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल चाइना बहुत ही चीप प्रोडक्शन के लिए पायनियर है, तो वो क्या करता है, बहुत ही चीप प्रोड्यूस करता है कंटेंट और उसको दूसरी मार्केट्स में डंप कर देता है। अब यहाँ पे सप्लाई और डिमांड का कॉन्सेप्ट होता है। अब यहाँ पे सप्लाई अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गई और जो आपके इंडिजिनस मर्चेंट्स होते हैं, जैसे आप और मैं जैसे इंडिया के ट्रेडर्स हो सपोज, तो हमारे पास हम इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते और हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो इतने सस्ते के लिए डिज़ाइन नहीं होती है। तो जैसे ही सप्लाई बढ़ती है, डिमांड तो सफिशिएंट है ही ऑलरेडी, तो इस वजह से प्राइसेस जो होते हैं वो बहुत लो चले जाते हैं। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी इसलिए लगाई जाती है ताकि हमारे जो इंडियन या फिर जो नेशनल कंज्यूमर्स हैं, सॉरी प्रोड्यूसर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, हम उनको चाइना के प्रेडेटरी मार्केटिंग टेक्टिक्स से बचा सके। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स में बी फाउंड इन परस्पायरेशन? परस्पायरेशन क्या होता है? परस्पायरेशन मतलब जो आपका पसीना निकलता है, इट्स वन फॉर्म ऑफ परस्पिरेशन। सो व्हाट इज द आंसर? सो all 4 of them are found in a perspiration. Perspiration contains many minerals such as sodium, potassium, calcium and magnesium. इसके अंदर बहुत सारे मेटल्स भी मिलते हैं जैसे जिंक, कॉपर, आयरन इन ट्रेस अमाउंट्स। फॉर एग्जाम्पल इट हैज बीन रिपोर्टेड दैट ड्यूरिंग मैराथन में आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है, तो पसीने निकलने के कारण जो आयरन लॉस होता है दैट कैन बी अप टू 2.5 mg पर लीटर ऑफ स्वेट, यानी बहुत सारा आप आयरन लूज कर देते हैं। इसलिए कहते हैं कि जब आप मैराथन के लिए ट्रेन कर रहे हैं तो आपको कहा जाता है कि विटामिन मिनरल्स ज़्यादा अच्छे से लीजिए, फाइबर्स अच्छे से लीजिए,
ताकि जब आप पसीना रिमूव करें, जब आप पसीने में अपने मिनरल्स लूज करें, तो आपकी बॉडी उन्हें रिप्लेनिश कर पाए। सो दैट्स इट फॉर द टुडे। अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम ग्रुप पे आप जा सकते हैं, वहाँ आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा इजीली। और अगर आपको हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगे तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। और सब्सक्राइब इसलिए कीजिए क्योंकि इस टाइप का कंटेंट हम बहुत सारा लेकर आने वाले हैं, तो आप इस टाइप का कंटेंट बिल्कुल भी ना मिस करें। तो इसलिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।